अस्सलाम वालेकुम। जीआईटी पैथोलॉजी स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको जीआईटी के भी एमसीक्यूज़ मिलेंगे और लिवर के भी, तो इन दोनों के हम इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं यूएचएस पास्ट एमसीक्यूज़। तो आपका पेज नंबर 674 है सबसे पहले लिवर एंड गॉल ब्लैडर का। तो इसमें उन्होंने बताया है क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि वैसे ना पेथोमा से भी ये कवर हो जाता है एमसीक्यू, आप पेथोमा भी साथ रख लें। 113 आपका पेज है। जब क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस जो होता है ना, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के बाद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। होता क्या है कि गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, गॉल स्टोन्स के बाद होती है मोस्टली, ठीक है। और इसके अलावा ये होता है कि इसमें ना क्रोनिक चल रहा है ना, तो फाइब्रिन मतलब फाइब्रस हो जाता है ना ज़्यादा कुछ। और इसके अलावा लिम्फोसाइट्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या है कि प्रोग्रेशन, इट मे बी द प्रोग्रेशन ऑफ द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस जो होती है उसकी ये प्रोग्रेशन होती है, ठीक है। उसके बाद ये है कि फाइब्रोसिस होगी क्योंकि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, और यहाँ पे लिम्फोसाइट्स होंगे मोस्टली इंपॉर्टेंट। इसकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है ना, और मोर कॉमन है देन द एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। लेकिन ये गलत होगा क्योंकि हमने अभी देखा कि गॉल स्टोन्स के बाद मोस्टली जो है ना इसकी एसोसिएशन होती है गॉल स्टोन्स के साथ। गॉल स्टोन्स की वजह से क्या होता है, बड़े बड़े गॉल स्टोन्स क्या करवाते हैं, हमारी जो होता है जो हमारे होता है गॉल ब्लैडर, उसकी इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। फिर आता है कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के बारे में। पेज नंबर 631 है आपका, एडिनो कार्सिनोमा ऑफ द कोलॉन। तो सबसे पहले लिखा हुआ है एडिनो कार्सिनोमा ऑफ द कोलॉन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट। पहली चीज़ हो गई। दूसरा ये कि आपको मैंने बताया था जो विलस एडिनोमास होते हैं और सिसाइल एडिनोमास होते हैं, ये ज़्यादातर जो है ये कैंसर कॉज करते हैं। लेकिन जो ट्यूबुलर होते हैं और पेडंकुलेटेड होते हैं वो इतने ज़्यादा कार्सिनोमास कॉज नहीं करते, ठीक है। तो डेंजरस कौन से, विलस वाले और सिसाइल वाले। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 15.36 फिगर है, इसमें उन्होंने बताया हुआ कि एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस, ठीक है। ये एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस के थ्रू जो है ना ये कैंसर जो है वो बनता है, ठीक है। तो इसके अलावा ये इसमें लिखा हुआ है एपिडेमियोलॉजी में, इन्होंने लिखा हुआ है कि हाई फाइबर डाइट अगर लें और ठीक है, तो फिर ये कैंसर जो है वो नहीं होता। और अगर वो लोग जिनकी डाइट में फ़ाइबर कम होता है उनके अंदर ये कैंसर ज़्यादा होता है। तो हाई फाइबर डाइट हेल्प्स इन द प्रिवेंशन, बिल्कुल ठीक बात है। ये मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर है लार्ज इंटेस्टाइन का, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद ये है कि एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस फॉलो करता है, बिल्कुल ठीक बात है। और विलस एडिनोमा ऑफ मोर देन 4 सेंटीमीटर जो है ये इसका प्री डिस्पोजिंग फीचर है। मैंने बताया कि विलस ज़्यादा होते हैं। और 99% जो हमारे होते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास होते हैं, नहीं, अभी हमने देखा कि वो एडिनो कार्सिनोमास होते हैं। नेक्स्ट देखें कि इन्होंने बताया हुआ है कि ईओसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस जो है वो फीमेल्स को इफेक्ट करता है। तो ये रॉबिन्स पे ईओसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस का इन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ। डिस्प्लेजिया इज़ मोर मार्क्ड इन द ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस। ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से पता है एडिनोकार्सिनोमा होता है, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से तो होता ही है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, इसको तो हम बिल्कुल टिक करेंगे। लेमिना जो प्रोप्रिया होता है उसमें इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट होता है, न्यूट्रोफिल्स, ऑब्वियसली गैस्ट्राइटिस है तो होगा। और एच पाइलोराई का जो होता है उसकी वजह से कार्सिनोमा जो है उसका रिस्क ज़्यादा होता है, हाँ होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है ना। और डिस्प्लेजिया इसमें भी होता है ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस में। लेकिन ये वाला जो है इन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है, ठीक है। अब इसका एग्जैक्ट लिंक मेरे पास गोलजान नहीं है, नहीं तो मैं देखूँ, अगर मुझे मिले कहीं से तो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनॉइड ट्यूमर। अब कार्सिनॉइड ट्यूमर जो है उसका आपको पता है ना कि उसमें न्यूरो एंडोक्राइन का ट्यूमर्स होते हैं। ये आपके पेज नंबर 605 पे है ऑफ योर बुक रॉबिन्स, ठीक है। उसमें देखें कि कार्सिनॉइड ट्यूमर्स का उन्होंने बताया हुआ है आगे जाके कि सबसे पहले तो वो ये बता रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा ये कॉमन होता है। फिर आगे जाके वो बता रहे हैं कि इसकी जो है ना वो 3 टाइप्स होती हैं, कि एक होता है फॉरगट में होता है, एक होता है हाइंड गट में होता है, एक होता है मिड गट में। फॉरगट में अगर इसने होना तो ज़्यादातर स्टमक में होता है, ड्यूडेनम में होता है, ठीक है। और अगर इसने मिड गट में होना हो तो जेजुनम और इलियम में होता है। और अगर ये हाइंड गट में हो तो वहाँ पर ये अपेंडिक्स में इन्वॉल्व करता है मोस्टली, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर हम देखें ओवरऑल तो उन्होंने पूछा हुआ है तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनॉइड ट्यूमर, तो स्टमक भी ऐसा फॉरगट है, ठीक है। रेक्टम और ये सब कुछ नहीं है, अपेंडिक्स है। तो अपेंडिक्स जो है इन्होंने क्लिक किया हुआ है, अपेंडिक्स मोस्ट कॉमन साइट उन्होंने कहा है कार्सिनॉइड ट्यूमर की क्या है, अपेंडिक्स है, ठीक है। वो ओवरऑल हम उसे देखेंगे ना स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो उसके करके तो इसको, ठीक है। उसके बाद आता है सीलियक डिजीज़। सीलियक डिजीज़ का दूसरा नाम क्या होता है, सीलियक स्प्रू होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पाइलोराई कॉजेज़ द पेप्टिक अल्सर बाय। अब ये जो पाइलोराई होता है, एच पाइलोराई, ये क्या करता है कि हमारी जो गैस्ट्रिक वॉल होती है ना, वहाँ पे जब ये आगे अटैच हो जाता है एडहेजेंस के थ्रू, तो क्या करता है कि वहाँ पे
ये प्रोटीएजेज रिलीज़ करता है जिससे हमारी स्टमक की वॉल जो है मतलब इंजाइम्स रिलीज़ करता है जिससे हमारी स्टमक की वॉल ख़राब हो जाती है और उसके ऊपर जो है एसिड काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोटीएजेज रिलीज़ करके जो है म्यूकोज़ा को ख़राब करता है लेकिन इन्वेड नहीं करता, ठीक है। उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस क्या है, एच पाइलोराई। एच पाइलोराई की वजह से मोस्ट कॉमन जो है ना गैस्ट्राइटिस होता है। ये आपकी बुक में एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस जो लिखा हुआ है ना उसके लिखा हुआ है कि एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन, ठीक है। एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस जो कि होता है, ठीक है। ऑन द पेज नंबर 599 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इज़ एच पाइलोराई, ठीक है। उसके बाद आता है इन हेपेटाइटिस बी द एंटीजन इंडिकेटिंग द एक्टिव वायरल रेप्लिकेशन, ठीक है। वायरल रेप्लिकेशन जो है वो है हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन। ये आपका पेज नंबर 645 पे लिखा हुआ है, 645 पे कि जो हेपेटाइटिस ई एंटीजन होती है ना वो आपको सिग्निफाई करती है ऑनगोइंग वायरल रेप्लिकेशन, ठीक है। तो वायरल रेप्लिकेशन आपको हेपेटाइटिस जो ई एंटीजन होती है वो बताती है। वे कहते हैं 55 ईयर्स ओल्ड मेल है और उसको वेट लॉस है, एपिगेस्ट्रिक फुलनेस है और वहाँ पे लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड जो है वो पैल्पेबल है। बायोप्सी में आपको मेटास्टेटिक एडिनो कार्सिनोमा मिला। प्राइमरी ट्यूमर इज़ मोस्ट प्रोबेबली इन, तो ये प्राइमरी ट्यूमर जो है वो कहाँ पे होगा। तो देखें कि वेट लॉस की हिस्ट्री है, मीन्स के कोई कैंसर है, एपिगेस्ट्रिक है, ठीक है। एपिगेस्ट्रिक ऊपर वाला जो रीजन है वहाँ पे फुलनेस फील हो रही है और मेटास्टेटिक एडिनो कार्सिनोमा है, ठीक है। तो स्टमक का जो सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर होता है 604 पे लिखा हुआ है गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप है गैस्ट्रिक एडिनो कार्सिनोमा। तो जो है प्राइमरी ट्यूमर इसका क्या होगा, स्टमक होगा, ठीक है। और वैसे पेंक्रियाज थोड़ा सा लग रहा है लेकिन पेंक्रियाज थोड़ा सा उधर करके होता है ना, नीचे थोड़ा सा करके, और वैसे भी इस तरह की सिम्टम्स नहीं आएंगे। कॉमनेस्ट ट्यूमर ऑफ द गॉल ब्लैडर इज़, गॉल ब्लैडर का जो कॉमनेस्ट ट्यूमर होगा वो कार्सिनोमा है, ठीक है। तो ये आपका पेज नंबर 675 है जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है नीचे कि कार्सिनोमा ऑफ द गॉल ब्लैडर इज़ द मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ द एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ गॉल ब्लैडर इज़ कार्सिनोमा। फिर आता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा एक्सेप्ट। तो इन्होंने ना ये एक्सेप्ट नहीं बोलना था, इन्होंने कहना था कि इनमें से कौन सा ट्रू है, ये गलती से इन्होंने बोल दिया, ठीक है। अब ये होता है कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा अगर आपका पेज नंबर है 669 पे, 669 पर, और वहाँ पर उन्होंने बताया वह सबसे पहले कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो होता है ये ज़्यादातर किस में होता है, चाइना वगैरह में होता है, ठीक है। और इनकी जो हाईएस्ट इन एशिया होता है, इंसिडेंस इज़ हाईएस्ट इन एरिया, ठीक है। एशिया के साइड पे ज़्यादा होता है, ठीक है। इन्होंने शुरू की लाइन में ये बोला हुआ है। उसके बाद पैथोजेनेसिस की पहली लाइन है जिसमें इन्होंने बताया हुआ है कि क्रोनिक लिवर डिजीज़ मोस्ट कॉमन सेटिंग होती हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की। सिरोसिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द हेपेटो कार्सिनोजेनेसिस, ठीक है। मतलब दोनों पैरेलल चल रहे होते हैं, ये नहीं है कि उसकी वजह से होगा। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ कि हेपेटोसेलुलर HBV इन्फेक्शंस होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इसकी कैंसर में। उसके अलावा ना इन्होंने क्लिनिकल फीचर्स में बताया हुआ है इसके कि अल्फ़ा वीटो प्रोटीन जो होती है उसकी सीरम लेवल जो होते हैं ना वो एक्चुअली हमारे डिटेक्ट करते हैं कि किसी को हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, ठीक है। तो 60 to 80% सिरोटिक लिवर नहीं होता, मोर कॉमन इन यूरोप नहीं है, एशिया में ज़्यादा कॉमन है। और कौन सा ट्यूमर मार्कर इंपॉर्टेंट होता है इसमें, अल्फ़ा वीटो प्रोटीन, PSA नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बोला हुआ है कि इसमें जो है बाइल पिगमेंट होता है ट्यूमर सेल्स में, बाइल पिगमेंट जो है वो ट्यूमर सेल्स में नहीं होता। इसकी माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इनके अंदर बाइल पिगमेंट हो, ठीक है। उसके अलावा ये है कि ये वाला ठीक है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HBV इन द इन्फेंसी इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इंक्रीज्ड इंसिडेंस इन द एशियन एंड अफ्रीकन। और ये इस पैराग्राफ में सबसे पहले लिखा हुआ है कि HBV इज़ ट्रांसमिटेड वर्टिकली और ये जो है ना कैरियर स्टेज स्टार्ट्स इन द इन्फेंसी, तो उस वजह से ये कैंसर जो है वो ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर जो है वो E होगा अगर हम ओवरऑल देखें, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस एक्सेप्ट। अच्छा, जॉन्डिस जो होता है उसमें क्या होता है, सीरम ALT लेवल जो है वो एलिवेटेड होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। हेपेटोसेलुलर मतलब लिवर ख़राब हुआ है उसकी वजह से जॉन्डिस हो गया, तो सीरम ALT राइज होगा ना, लीवर ख़राब है तो आइसोनियाज़िड में कॉज हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, ठीक है। ये ड्रग्स में आता है कि जो ड्रग्स कुछ ऐसी होती हैं जो जॉन्डिस करवाती हैं, और आपको पता है कि आइसोनियाज़िड जो होता है ये हमारे लिवर के लिए टॉक्सिक होता है, हेपेटोटॉक्सिक होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली ड्यू टू वायरल हेपेटाइटिस, और यही होता है ना, वायरल हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमनली कॉज करता है। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज इज़ मार्कली रेज्ड इन इट।
तो ये जो है सीरम इसका भी रेज़ होगा। अब प्रीराइटिस इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इट, ऐसी बात नहीं होती। जब भी हमारा लिवर इंजर होता है तो हमारे जो बाइल जब भी जॉन्डिस होता है तो बाइल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं और वो मास सेल्स जो होते हैं मतलब उसमें से हिस्टामीन की ना सिक्रीशंस करवाते हैं ये, जिसकी वजह से ना हमारी बॉडी में ईचिंग होती है, प्रोराइटिस जो होता है ये होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा। विच ऑफ द गिवन एजेंट्स डज नॉट लीड टू क्रोनिक हेपेटाइटिस, ठीक है। अब हेपेटाइटिस बी वायरस भी क्रोनिक हेपेटाइटिस करवाता है और जो है बाकी ये मीथोट्रेक्सेट ड्रग्स में आ जाती है जो हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाती है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो होती है ये वैसे ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं और हमारे कार्सिनोमा की तरफ भी लीड कर रहे होते हैं ये, ठीक है। क्रोनिक हेपेटाइटिस ये भी करवाता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, अल्कोहल की वजह से भी क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। लेकिन हेपेटाइटिस ई जो है ना ये ए और ई, ठीक है, इनके बारे में तो पक्का आपको पता होना चाहिए। ए और ई वायरसेस जो होते हैं ये एक्यूट हेपेटाइटिस करवाते हैं, ठीक है, क्रोनिक नहीं करवाते। 44 years old male presents with the sudden onset of severe right upper quadrant एब्डोमिनल पेन, ठीक है। इस साइड्स है उसको टेंडर हेपेटोमेगैली है, हेमेटोमेसिस है। अल्ट्रासाउंड में हमें थ्रोम्बोसिस मिली हेपेटिक वेन्स की, ठीक है। जब भी आपको थ्रोम्बोसिस मिलेगी ना हेपेटिक वेन्स की, ठीक है, थ्रोम्बोसिस ऑफ द हेपेटिक वेन मतलब ये सारे लिवर के खराबी के फंक्शन उन्होंने बताए हुए हैं ऊपर जो भी है। लेकिन जब ये बता रहे हैं ना कि हेपेटिक वेन्स में थ्रोम्बोसिस है उसकी वजह से सब कुछ ये हुआ है, तो आपने बर्ड क्यारी सिंड्रोम की तरफ चले जाना है। बर्ड क्यारी सिंड्रोम, ठीक है, जिसमें हेपेटिक वेन्स के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आगे आ जाते हैं, PDF था मेरे पास। 70 years old में मैन डेवलप्ड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो कौन सा एलिवेट होगा ये तो आपको खुद भी पता है, अभी हमने देखा था अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है। जेनेटिक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म जिसमें हेपेटो लेंटिकुलर डिजेनरेशन होती है, उसको क्या कहते हैं, विल्सन्स डिजीज़, जिसमें कॉपर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। बैरेट एसोफेगस इज़ अ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर, ठीक है। बैरेट एसोफेगस जो होता है ये क्या करवाता है, एडिनो कार्सिनोमा। देखें एडिनो कार्सिनोमा जो होता है ये एक्चुअली कोलॉन में भी कॉमन होता है, ये हमारे स्टमक में भी एडिनो कार्सिनोमा कॉमन होता है, और जो हमारा ईसोफेगस है, ठीक है, उसमें भी जो है ये कॉमन मतलब कॉमन एज अ होल अगर हम देखें तो स्क्वेमस होता है। लेकिन बैरेट एसोफेगस की वजह से जो कैंसर होता है ईसोफेगस का वो एडिनो होता है, ठीक है। ये बात याद होनी चाहिए। सीलिएक डिजीज़ के हॉलमार्क क्या होता है, सीलिएक डिजीज़ का आपको पता होगा, टी सेल मेडिएटेड क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है, विद एन ऑटो इम्यून कॉम्पोनेंट। बी सेल मेडिएटेड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन नहीं, ऑटो इम्यून रिएक्शन विद एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कॉम्पोनेंट नहीं, टी सेल बी सेल मेडिएटेड क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन मतलब कह सकते हैं, लेकिन ये है कि क्रोनिक नॉन स्पेसिफिक टी सेल मेडिएटेड क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन विद एन ऑटो इम्यून कॉम्पोनेंट, ठीक है। कि मतलब ये सारा ना सीलिएक डिजीज़ में एक्चुअली होता क्या आपको पता है, वो सारी अंदर आ जाती है ना, क्या नाम है, एंटी जो हमारी उसके खिलाफ एक्टिव हो जाती है ना, ग्लूटेन के अगेंस्ट हमारी हाइपर सेंसिटिविटी। तो उसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, चले DQ2 और DQ8 वाले जो होते हैं वो भी रिप्रेजेंट करते हैं टी सेल्स को। फिर टी सेल्स जो है वो सारी मीडिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर जो है वो यही होगा, क्योंकि इसमें ऑटो इम्यूनिटी खुद ही आ जाती है ना, फिर वो जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही होती हैं। कॉमनेस्ट साइट फॉर द गट कार्सिनॉइड ट्यूमर। अच्छा अब ये देखें स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्होंने ईलियम दे दिया ना, अब तो ईलियम फिर आ गई है तो फिर आप वो करोगे। अपेंडिक्स भी इन्होंने दी हुई है, लेकिन अब जब आपको मैंने बताया कि कार्सिनॉइड ट्यूमर सबसे ज़्यादा किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। जब ईलियम आ गई है ना फिर आपने ईलियम को कर दिया, अदरवाइज़ पीछे आपने अपेंडिक्स को किया हुआ था, ठीक है। तो ये होता है अपेंडिक्स फिर उसके साथ ही होती है ना। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इज़ डिफाइंड एज, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस क्या होती है, जिसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, लीडिंग टू म्यूकोजल एट्रोफी एंड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। मतलब कि आप क्रोनिक गैस्ट्राइटिस उसको कहोगे जिसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, उसकी वजह से म्यूकोजल एट्रोफी हो रही होगी और इंटेस्टाइन में मेटाप्लेजिया भी हो रहा होगा। तीनों चीज़ें हो रही होंगी तो उसको हम कहेंगे, मतलब कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस तो थोड़ी देर के लिए था ना, अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है, उसकी वजह से म्यूकस जो है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सारी एट्रोफी होना शुरू हो गई है, और इसके साथ साथ क्या इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया है। रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस जो होता है, रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस वो क्यों होता है, ये तो आपको पता है कि जो इसोफेगस का जो एंटी रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। जो टोन होती है वो ख़राब हो जाती है, इंक्रीज टोन नहीं होती, डिक्रीज टोन होती है इसोफेजियल स्फिंक्टर की। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम लेवल्स वुड हेल्प ऑन डिस्टिंग्विशिंग एक्यूट लिवर डिजीज़ फ्रॉम क्रोनिक। याद रखना है, मैंने पेतोमा में भी जब पढ़ाया था तो तब बताया था कि एल्ब्यूमिन जो होता है ना ये बाद में बहुत देर बाद जाके जो है ना कम होता है। तो सीरम एल्ब्यूमिन लेवल्स जो है वो लेट जाके कम होते हैं, ठीक है। शुरू में ये वाली चीज़ें जो हैं वो राइज़ होना शुरू हो जाती हैं, अमाइनो ट्रांसफरेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज वगैरह वगैरह, लेकिन एल्ब्यूमिन जो होता है ना ये क्रोनिक जाके होता है।
तो एल्ब्यूमिन जो होता है ये आपको बताता है कि क्रोनिक लिवर डिजीज़ है या जो है ना एक्यूट है, ठीक है, क्योंकि क्रोनिक में जाके एल्ब्यूमिन कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वायरसेस हैव सिग्निफिकेंट पेरीनेटल ट्रांसमिशन। तो ये क्या है, मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जिसकी ट्रांसमिशन होती है पेरीनेटल, वो हेपेटाइटिस बी वायरस है, और यही हमारा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा था। इसमें इन्होंने जस्ट पूछा हुआ है कि जो फर्मिनेंट हेपेटिक फेलियर की वजह से एक बंदा मर गया, तो उसमें हमें जो है वही एक्यूट हेपेटिक हेपेटोसाइट नेक्रोसिस और स्कैटर्ड न्यूट्रोफिल्स मिले। मोस्ट कॉमन वायरस इसमें कौन सा होता है, तो पेज नंबर 648 पे ना आपका रॉबिन्स पे लिखा हुआ है, 648, ठीक है, रॉबिन्स पे लिखा हुआ है कि फर्मिनेंट हेपेटिक फेलियर जो होता है उसमें 2/3 जो कॉजेज़ होते हैं वो हेपेटाइटिस बी वायरस कॉज करता है, और बाकी जितने 1/3 कॉजेज़ हैं वो हेपेटाइटिस ए वायरस कॉज करता है। तो इसमें हेपेटाइटिस बी वायरस होगा ना, सी तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आप बुक से ही इसको जो है ना मैंने देखा है, अब हेपेटाइटिस बी वायरस है इसका। और रॉकी टेंस की एशकोफ साइनसेस जो हैं वो किस में होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी एमसीक्यू है, मतलब कि हर कोई इसे सॉल्व करना चाहिए कि रोकीटॉन्स की एशकोफ साइनसेस जो होते हैं ये हमारे होते हैं क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस में, ठीक है। क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस मैंने पहले भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से होता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है, और इसकी कुछ चीज़ें हमने देखी थी। और ठीक है, तो अब जो है क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस जो होता है ना, उसमें एक्चुअली ये वाले साइनसेस मिलते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो होते हैं, आपके पेज नंबर है 674, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हमारी म्यूकोजल एपिथेलियम जो होती है ना, वो थोड़ी मस्कुलरिस प्रोप्रिया में आउटपोचिंग कर लेती है अंदर की तरफ ना, तो उसकी वजह से हमें जो है इसकी मॉर्फोलॉजी में नज़र आ रहा है रॉकी टेंस की एशकोफ साइनसेस जो है इसमें प्रोमिनेंट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस की, ठीक है। सिग्नेट रिंग मैलिग्नेंट सेल्स हमें किस में मिलते हैं, डिफ्यूज़ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, ठीक है। जो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होता है वो 2 तरह का होता है ना, एक हमारा इंटेस्टाइनल टाइप का होता है और एक गैस्ट्रिक टाइप का होता है। गैस्ट्रिक टाइप को हम जो है डिफ्यूज़ भी कहते हैं, ठीक है। अब जो सिग्नेट रिंग मैलिग्नेंट सेल्स हमें किस में मिल रहे होते हैं, डिफ्यूज़ में मिल रहे होते हैं, ठीक है, ये ईजी था। हेलिकोबैक्टर जो एच पाइलोराई है वो कॉमनली क्या कॉज करता है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। हमने पहले भी एमसीक्यू डिस्कस किया था कि क्रोनिक गैस्ट्राइटिस इसका मोस्ट कॉमन कॉज है एच पाइलोराई, ठीक है। उसके बाद है प्राइमरी कल्प्रेट इन द इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ जो है वो कौन से हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको, ये आपका पेज नंबर है 622, इसमें जो फिगर बनी हुई है 15.27, इसमें देखें कि जो बैक्टीरिया अंदर आ रहे हैं डेंड्राइटिक सेल्स किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को। ये क्रोनिक कल्प्रिट होते हैं इसके CD4 पॉजिटिव टी सेल्स, ठीक है। फिर आगे से वो TH17 होते हैं, TH1 होते हैं, हेल्पर टी सेल्स 1, 2, 17, फिर वो आगे से इंटरल्यूकिन 17 रिलीज़ करते हैं, न्यूट्रोफिल्स को बुलाते हैं। फिर जो है TH2 हेल्पर सेल्स जो होते हैं इंटरल्यूकिन 13 रिलीज़ करते हैं, और हमारे उसके ऊपर एपिथेलियम के ऊपर वर्क करे होते हैं। इंटरल्यूकिन 12 जो हमारे CD4 पॉजिटिव सीक्रेट करते हैं TH1, मतलब टी जो है ना, जो CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल्स हैं वही आगे जो है बाकी सारे टी सेल्स को काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे MCQ में हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। तो ये तो आपको पता होगा, वैसे भी सबको ही पता होगा कि एंटीबायोटिक्स के यूज़ की वजह से क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल की वजह से ये बन जाता है, ठीक है। 57-year-old women with anemia is found to have decreased vitamin B12. Antibodies to intrinsic factors are identified. The levels of the other vitamins are within the normal limits. तो कौन सा होगा विटामिन B12 की किस में कमी होती है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में डिक्रीज्ड विटामिन B12 है, और एंटीबॉडीज़ इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट बनी है, तो ये कौन सा होगा, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है। तो ईजी था। 25 years old man had been experiencing intermittent डायरिया, ठीक है, बहुत सालों से उसको जो इंटरमीडिएट डायरिया होता है स्वीयर, अब जो है वो स्वीयर हो गया, अल्टरनेटिंग विद कॉन्स्टिपेशन, मतलब कॉन्स्टिपेशन, रेक्टल ब्लीडिंग, पैसेज ऑफ म्यूकस, ठीक है। एब्डोमेन इज टेंडर ओवर द लेफ्ट इलियक फॉसा, लेफ्ट इलियक फॉसा, ठीक है। कोलोनोस्कोपी डेमोन्स्ट्रेट्स इन्फ्लेमेशन लिमिटेड टू द रेक्टम विद नो हायर लीनियंस, ठीक है, मतलब रेक्टम तक है और ब्लीडिंग भी हो रही है। तो ये किसकी तरफ ऐसे आपको सोच रहे हैं आप, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, रेक्टम के पास है, और अब जो है वो ब्लडी डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, ठीक है। पहले जो इंटरमिटेंट डायरिया था, अब स्वीयर डायरिया है, अब कॉन्स्टिपेशन भी सारा, रेक्टल ब्लीडिंग है, और म्यूकस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ म्यूकस है, ठीक है, स्ट्रिंगी म्यूकस इसमें आ रहा होता है, और लेफ्ट इलियक फॉसा और उस तरह से, ठीक है। एच पाइलोराई कैन बी डिटेक्टेड बाय द फॉलोइंग टेस्ट एक्सेप्ट, कौन से टेस्ट होते हैं, यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है, और बायोप्सी हम स्टमक की करते होते हैं, सीरोलॉजी भी कर रहे होते हैं, स्टूल कल्चर भी ले रहे होते हैं, लेकिन कोलोनोस्कोपी हमने क्यों करनी है, हमने तो स्टमक में देखना है ना एच पाइलोराई का, तो हमने कोलोन में क्या करना है देख के। मैलेरियल बॉडीज़ हमें किस में नज़र आती हैं, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में, मैलेरी बॉडीज़ हमें उसी में नज़र आ रही होती है ना, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में, जो कि एल्कोहलिक होता है, सॉरी,
इसमें ध्यान से देखें, ये हमने इसको मिस कर दिया, ये इन्होंने ई लगाया हुआ है ना, लेकिन ये अल्कोहलिक फैटी लिवर में नज़र आती है। ये देखें आपके पेज नंबर 653 में है कि मैलरी डैंक बॉडीज़ हमें मिल रही होती हैं, जिसमें एक्चुअली क्या होता है, टेंगल्ड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हो जाते हैं ना, और वो ईओसिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूएंस बनाते हैं। तो ये करैक्टरिस्टिक होती ही अल्कोहलिक में है फैटी लिवर में। लेकिन यह कि इसमें अल्कोहल की वजह से इन्फ्लेमेशन भी तो हो रही होती है ना, पता नहीं इन्होंने क्यों इस तरह का एमसीक्यू दिया हुआ है। और मतलब ये फैटी लिवर में तो हमें नज़र आते ही हैं मैलरी बॉडीज़। और इन्होंने कहा हुआ है कि ये अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। चलें देखें क्या हुआ। 40 years old women complains of pruritus, elevated alkaline phosphatase है, पॉजिटिव एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ है। तो मैंने आपको बताया था कि टेबल आपको डिस्कस किया था ना हमने, एक टेबल है आपका पेज नंबर 664 पे। इसमें इन्होंने टेबल बनाया हुआ है प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस का और प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस का। जो प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस है ना, उसमें देखें कि आपको नज़र आएंगी क्या, AMA पॉजिटिव सीरोलॉजी होती है इनकी। मैंने आपको याद करवाया था इसको कि फ़ीमेल्स में होते हैं, और फीमेल्स अम्मा होती है ना, तो इधर से ऐसे मदर, तो उससे आपने याद कर लेना है एमा पॉजिटिव, ठीक है। तो AMA पॉजिटिव कौन सी होती है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होती है, ठीक है, स्क्लेरोसिंग वाली नहीं होती। तो साथ में पेशेंट को जो है वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज एलिवेटेड है, मींस के आपकी कोई बिलियरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम चल रही है, और प्रूराइटिस मींस के सम काइंड ऑफ लिवर की प्रॉब्लम। 70 years old मैन डेवलप्स हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, और कौन सा एंजाइम एलिवेटेड होगा ये पहले भी हमने डिस्कस किया, अल्फा फीटोप्रोटीन होती है, ठीक है। फिर आता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन, ठीक है। बैक इस कंप्लेंट, अच्छा राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन है रेडिएटिंग टू द बैक, पीछे जा रही है। इस कंप्लेंट ऑफ फर्टाइल फैटी फीमेल ऑफ 40 years। अच्छा, उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन है, मतलब कि लिवर वाली साइड पे ना, और पीछे जा रही है, बैक पे जा रही है। और सही जो है ना, फर्टाइल फैटी फीमेल है 40 years की, तो हमारे इर्द गिर्द भी होती रहती हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स, ठीक है। किसको होती हैं, ज़्यादातर जो फीमेल फैटी होती है ना, उनके अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन्स बन जाते हैं, तो ये सिंपली वो होगा। अच्छा, गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो हैं इनका हमने कॉजेज़ भी देखे थे, 16.6 आपका जो है 673 पेज पे है, रिस्क फैक्टर्स फॉर द गॉल स्टोन्स। और इसमें लिखा भी हुआ है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें ज़्यादा होता है उनकी जो है सेक्स हार्मोन्स की वजह से, ओबेसिटी की वजह से, ठीक है। और राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन भी आपको यही बताती है, और बैक पे जो पेन जा रही होती है ये आपको सीधा लेके जाती है गॉल स्टोन्स की तरफ। विंडो पीरियड जो होती है हेपेटाइटिस में, वो कौन सा पीरियड होता है जिसमें आपकी जो हेपेटाइटिस सरफेस एंटीजन्स ख़त्म हो जाती हैं, डिसअपेयर हो जाती हैं, और आपकी जो anti-HBs एंटीबॉडीज़ होती हैं वो भी अपेयर नहीं हुई होती। तो उस दौरान जो विंडो पीरियड होता है ना, उसे हम कहते हैं, तो उस दौरान का जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं विंडो पीरियड की, ठीक है, कि जिसमें क्या है। अच्छा, इस दौरान ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि जब ये सरफेस एंटीजन ख़त्म हो जाती हैं और जो anti-HBs एंटीबॉडीज़ होती हैं उनके दरमियान वाला जो रीजन होता है ना, इसमें एक ही चीज़ होती है, और वो क्या होती है, जो कोर एंटीबॉडी होती है, कोर एंटीबॉडी जो होती है ना, वो प्रेजेंट होती है। कौन सी, IgM वाली, IgM HBC एंटीबॉडी जो है वो विंडो पीरियड में प्रेजेंट होती है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो डिसअपेयर हो जाती हैं, ठीक है। विच सीरोलॉजिकल मार्कर जो है वो बताता है कि रिकवरी हो चुकी है और इम्यूनिटी आ चुकी है। ये तो सबको पता होगा कि जो सरफेस एंटीजन है उसके अगेंस्ट अगर एंटीबॉडी बन जाए ना, तो ये रिकवरी है, इम्यूनिटी आ गई है, ठीक है। फिर आता है 26 year old नर्स है, और उसको फटीग है, लो ग्रेड पोलियार्थराइटिस अर्टिकेरिया है, मंथ्स अर्लियर शी हैड, एक तो मुझे पता नहीं है शायद ये, अच्छा इतना कर लेते हैं, शी हैड केयर फॉर द पेशेंट ऑफ हेपेटाइटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स आर लाइकली टू बी ऑब्जर्व्ड इन दिस नर्स। मतलब कि नर्स है, उसको अब फटीग हो गया, लो ग्रेड फीवर हो रहा है, पोलियार्थराइटिस है, ठीक है, और अर्टिकेरिया है। अब वो बता रही है 2 महीने पहले उसने एक हेपेटाइटिस के पेशेंट की रखवाली की थी, ठीक है। तो अब जो है उसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टेस्ट नहीं, पॉजिटिव रूमेटाइड फैक्टर नहीं, और पॉजिटिव मोनोस्पॉट नहीं, रिवर्सल ऑफ A/G रेशो नहीं। इसमें यह है कि उसके सिंपली बात है कि उसका खुद लिवर ख़राब हो गया, ठीक है। पोलियोर्थराइटिस को समझ के ये नहीं कहना कि रूमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव हो गया, नहीं, ठीक है। अर्टिकेरिया है, उसने हेपेटाइटिस के पेशेंट की जो है रखवाली की थी, तो उस वजह से
40 में आ जाता है क्लासिक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स पैटर्न फॉलोइंग इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस ए इज़, ठीक है। मतलब कि हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हो उसके बाद क्या होगा कि क्या एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आएगा, इंक्रीज़ इन आईजीएम एंटीबॉडी, डिक्रीज़ इन आईजीएम एंटीबॉडी, इंक्रीज़ इन, हाँ ये ठीक है कि सबसे पहले क्या होता है आईजीएम एंटीबॉडी राइज करती है, फिर वो ख़त्म हो जाती है, उसकी जगह आईजीजी एंटीबॉडी आ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। प्रेजेंस ऑफ HPS एंटीजन, एंटी HPC एंड ऑफन HBeAg इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है। मतलब कि अभी आपके पास क्या है, दोनों एंटीजन, सरफेस एंटीजन भी है, एनवेलप एंटीजन भी है, और एंटी HPC एंटीबॉडी है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब रिकवरी तो नहीं हुई, रिकवरी तो तब होगी जब सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी आ जाएगी, कैरियर स्टेट भी नहीं होती। कैरियर स्टेट में जो है ना इन्फेक्टिविटी नहीं ना होती कैरियर स्टेट में, तो इस वजह से कैरियर स्टेट में हेपेटाइटिस बी की जो ई एंटीजन होती है ना वो नहीं होती, ठीक है। कैरियर स्टेट में याद रखना है ये ई एंटीजन नहीं होती, ई एंटीबॉडी होती है, तो ये भी नहीं होगा। इसके अलावा ये भी नहीं होगा डिकन्वलेसेंट स्टेज। क्रोनिक लिवर डिजीज़ अभी इन्होंने बताया नहीं है कि ये कौन सी एंटीबॉडी है, अगर तो IgG होगी तो ऑब्वियसली क्रोनिक स्टेट में होगा, ठीक है। और बाकी ये कि 6 मंथ से ज़्यादा हो तो फिर तो इन एक्चुअली ये अर्ली एक्यूट फेज ही होगी जिसमें HPS एंटीजन होती है और HBe एंटीजन होती है और एंटी HPC एंटीबॉडी होती है, तो ये तीनों जो है ना एक्यूट की तरफ जाएंगे, अर्ली एक्यूट फेज। उसके बाद इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ अल्फा वीटो प्रोटीन किस में होगा, ये आपको पता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। कैरियर स्टेट जो है वो किस में नहीं होती, तो ये आपको पता है कि जो एक्यूट होते हैं ना हमारे, वो कौन से होते हैं ज़्यादातर, हेपेटाइटिस जो ए वायरस होता है, बाकी ये भी क्रोनिक जाता है, ये भी क्रोनिक जाता है, डेल्टा वायरस और ये वाले नहीं है। तो ये आपके पेज नंबर 642 में भी लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस ए वायरस जो है ये कैरियर स्टेट कॉज नहीं करता क्योंकि इट इज़ टिपिकली क्लियर्ड बाय द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, सो इट डज़ नॉट इस्टेब्लिश अ कैरियर स्टेट, ठीक है। बेयर्स एसोफेगस में क्या होता है, मेटाप्लेजिया हो जाता है ना, स्क्वेमस अपर 1/3 में तो नहीं होता, लोअर 1/3 में ही होता है, लोअर में तो कोलमनर मेटाप्लेजिया हो जाता है, लोअर 1/3 होता है एसोफेगस, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और स्पीयर ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस जो है वो किस में होती है, मतलब उसके साथ क्या होता है कि लो गैस्ट्रिक एसिड, मतलब ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस में हमने देखा था कि जो पेराइटल सेल्स होते हैं वो एक एसिड रिलीज़ नहीं कर रहे होते जिसकी वजह से लो गैस्ट्रिक एसिड लेवल हो जाता है, और टू इक्लोरहाइड्रिया, ठीक है, मतलब HCl ख़त्म ड्यू टू द लॉस ऑफ पेराइटल सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा है वैसे ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस जो है उसमें वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी है, थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज़ बनती हैं चीफ सेल्स के अगेंस्ट, लेकिन ज़्यादातर ये है कि लो गैस्ट्रिक एसिड लेवल टू एक्लोरहाइड्रिया, ठीक है। पेशेंट टेकिंग मेडिकेशन फॉर हर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसको बर्निंग एपिगैस्ट्रिक पेन स्टार्ट हो गई, वॉमिटिंग आफ्टर फ्यू डेज, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ गैस्ट्राइटिस वुड मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन दिस पेशेंट। कुछ दिनों बाद ही ऐसा हुआ ना कि उसने वो दवाइयाँ ली होंगी एनसेड्स वगैरह दर्द के लिए, तो कुछ दिनों बाद ही हुआ ना, तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस होगा, ठीक है। 44 years male presented the dysphagia, weight loss on endoscopy, fungating ulcerative lesion नोटिस की गई है 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द इंसाइजर्स टीथ, ठीक है। तो क्या होगा, अच्छा ये जो होता है ना 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द इंसाइजर टीथ, ये अपनी बुक में नोट कर लें, पेज नंबर 596 पे ना नोट कर लेंगे कि जो सर्वाइकल एसोफेगस होता है ना वो हमारा 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द इंसाइजर्स टीथ होता है, तो उस लेवल पे जो है ना थोड़ा सा हमारा ये हो रहा है मसला। तो डिस्फेजिया मतलब कुछ खाया नहीं जा रहा, वेट लॉस चल रहा है, मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ कैंसर, और फंजेटिंग अल्सरेटिव लीजन है, और फिर ये क्या होगी हमारी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा। एडिनो कार्सिनोमा तो वैसे ही जो है वो लोअर एंड पे होता है एसोफेगस के, ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये। अच्छा उसके बाद आता है द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर द पेंक्रियाटिक न्यूप्लाज्म इज़, तो कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, हेड ऑफ पेंक्रियाज, ये तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए, हेड ऑफ पेंक्रियाज में मोस्ट कॉमन साइट होती है कैंसर की, ये पथोमा में भी लिखा हुआ है पेंक्रियाज के चैप्टर में, पेंक्रियाटिक कैंसर में, कि हेड ऑफ पेंक्रियाज में मोस्टली होता है, ठीक है। एल्डरली मेल प्रेजेंट्स विद अ हिस्ट्री ऑफ डिस्फेजिया, वेग अपर एब्डोमिनल पेन, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या है, एनीमिया है, मैस है एपिगैस्ट्रिक में, इनलार्ज लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स, लैब इन्वेस्टिगेशंस में नॉर्मल TLC है, फीटो प्रोटीन नॉर्मल है, तो अब आप क्या कंसिडर करोगे, फीटो प्रोटीन नहीं है ना,
डिस्फेजिया की चीज़ें चल रही हैं, डिस्फेजिया, एब्डोमिनल पेन, अनीमिया और एपिगेस्ट्रियम इनलार्ज लेफ्ट सुपरक्लेविकुलर नोड्स। ये पहले भी हमने किया था जिसमें सुपरक्लेविकुलर नोड्स इनलार्ज हो गया था और डिस्फेजिया के साथ पेशेंट आ रहा था, और अब एनीमिया भी हो गया उसे, और बाकी है कि इसमें गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होगा। ठीक है, एपिगेस्ट्रियम में प्रॉब्लम चल रही है। फिर आता है 5 years old debilitated चाइल्ड फ्रॉम अ प्रीवियस सीवियर अटैक ऑफ द मीजल्स। तो अब वो है आया है माइल्ड अल्सरेशन हुई भी है, ओरल म्यूकोजा की अल्सर, और माइल्डली पेनफुल, कवर्ड बाय इजीली रिमूवेबल वाइट कर्ड। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस अल्सरेशन? तो ये कि 5 साल का बच्चा है, उसको मीजल्स हुआ था, पीड्स में आया है और माइल्ड अल्सरेशन हुई हुई है ओरल म्यूकोजा पे, माइल्डली पेनफुल है, कवर्ड विद द वाइट कवरिंग है उसके ऊपर। तो ये क्या होगी? कैंडिडा होगी। ठीक है, वाइट कलर की होती है कैंडिडा, और बाकी ये इस तरह से कुछ इतना खास लग रही ना 5 साल के बच्चे में, और ओरल म्यूकोजा के ऊपर सारा मसला चल रहा है। ठीक है, कैंडिडा होगी। यूरोपियंस में आपका है 585 पेज पे, उन्होंने बताया भी है कर्ड लाइक ग्रे कलर की जो है ना मेम्ब्रेन बनती है कैंडिडा में, ओरल कैंडिडियासिस में। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है वी हैव द ऑल ऑफ द अच्छा बच्चा है ना, तो उसमें बच्चे में वैसे भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, सीधी सी बात है। ऑल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द कोलोरेक्टल कार्सिनोमा एक्सेप्ट, तो ये पहले हमने कर लिया होगा, वही एमसीक्यू है सेम। अच्छा, एंडोस्कोपी इसको पढ़ लें, मैं भी पढ़ती हूँ। इसमें जो मुझे कीवर्ड नज़र आया ना वो ये है स्किप्लियंस, इससे आपको भी कुछ समझ आ रही होगी क्या चीज़ है। तो यंग मेल है, एंडोस्कोपी, लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, सारा उन्होंने बताया है। टर्मिनल इलियम है, दिस इंपॉर्टेंट वन, नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गई है, तो ये क्या होगी? क्रॉन्स होगी। ठीक है, तो ये किसी भी पोर्शन को अफेक्ट कर सकती है, बट प्रॉक्सिमल जजम से कॉमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इलियम को ज़्यादा इन्वॉल्व करती है, इलियोसिकल वॉल्व को। इन्फ्लेमेशन एंड अल्सरेशन लिमिटेड टू द म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा नहीं, ये हमारे सारी लेयर्स को इन्वॉल्व करती है। बिनाइन सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है विद नो कॉम्प्लिकेशन, नहीं ऐसी बात नहीं है, इसकी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हमने देखी थी। एडिशनल टिपिकल फाइंडिंग्स इंक्लूड द क्रिप्ट एब्सेसिस एंड सूडोपॉलिप्स, नहीं है जो क्रिप्ट एब्सेसिस और सूडोपॉलिप्स होते हैं किस में बनते हैं? अल्सरेटिव कोलाइटिस में। ये फिस्टुला फॉर्मेशन करता है, हाँ ये फिस्टुला फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिस्टुला फॉर्मेशन जो क्रॉन्स में होती है, फीजर्स भी क्रॉन्स में होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये नहीं होते। ठीक है, टेबल में आपको बनने में मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली प्रिकर्सर लीजन फॉर द एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द पॉलिप? तो प्रिकर्सर लीजन जो है वो हमने पहले भी देखा था कि एडिनोकार्सिनोमा का क्या था? विलस एडिनोमेटस पॉलिप। इसके अलावा ये जो प्यूर चेगर्ड है ये भी कॉज करते हैं, और जुवेनाइल पॉलिप्स भी, इनके अंदर भी ज़्यादा जो है खतरे की बात होती है वैसे, लेकिन यह है कि विलस एडिनोमेटस ज़्यादा खतरनाक होता है। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कलमनर इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया, बैरर्स एसोफेगस का कॉमनेस्ट कॉज क्या है? हमें पता गर्ड होता है, गर्ड लीड्स टू बैरर्स एसोफेगस लीड्स टू एडिनोकार्सिनोमा। फिर 5 years ओल्ड, कितने MCQs हैं मैं देखूँ ज़रा, कुछ 85 समथिंग है, तो नेक्स्ट पार्ट से ही करते हैं। ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें कैंडिडा अल्बिकेंस की वजह से हो रहा था। ठीक है, दिस इज़ एक्चुअली द सेम। उसके बाद जाते हैं हीप्ड अप मार्जिन्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, हीप्ड अप मार्जिन्स किस में होती हैं? मैलिग्नेंट अल्सर के अंदर। ठीक है, मैलिग्नेंट अल्सर में होता है हीप्ड अप मार्जिन। अच्छा, इसका जो आंसर आ गया, एसोफेजियल कॉजेज ऑफ हेमेटोमेसिस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो इसमें यह है कि रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस में मैं देख रही हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस लिखी हुई हैं कि इसमें क्या होता है कि हेमेटोमेसिस होती है, लेकिन हाइडल हर्निया को मैंने बताया था कि ये हाइडल हर्निया गर्ड कॉज करता है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो एसिम्प्टोमेटिक होता है, सिर्फ 10% ऑफ एडल्ट्स में जो है ना ये सिम्टम्स शो करता है। ये सिम्टम्स तब शो करता है जब ये गर्ड के साथ एसोसिएटेड हो ना, फिर अदरवाइज़ नहीं करता। बाकी है कि एडिनोकार्सिनोमा के वजह से वैसे ही वो ब्लीडिंग होगी, और हीमोफीलिया के पेशेंट में वैसे ही ब्लीडिंग हो रही होती है, तो एसिम्प्टोमेटिक होता है ज़्यादातर हाइडल हर्निया। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर अकर्स इन, अच्छा मैलिग्नेंट इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो रेयर होती है पेप्टिक अल्सर की। आपके पेज नंबर 604 पे लिखा हुआ है कि जो एडिनोकार्सिनोमा होता है ना उसमें पेप्टिक अल्सर की मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम होती है। ठीक है, उसके स्टमक का जो एडिनोकार्सिनोमा है वो उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद स्किप्लियंस आपको पता है कि क्रॉन्स डिसीज़ की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ये तो पता होगा आपको। ठीक हो गया।
उसके बाद आ जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल हेपेटाइटिस जो क्रोनिक होता है वो क्या होता है, सी फॉर, मैंने याद करवाया था, सी फॉर हेपेटाइटिस सी फॉर क्रोनिक सबसे ज़्यादा इसमें होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट कंपैटिबल विद एक्यूट फर्मिनेंट हेपेटाइटिस। तो ये आपका पेज नंबर है 649, ठीक है। उस पर इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो मॉर्फोलॉजी है इसमें उन्होंने लिखा है स्वीयर एक्यूट हेपेटाइटिस। फर्मिनेंट हेपेटाइटिस होता है ना कि मतलब कि बहुत जल्दी हेपेटाइट फेलियर हो जाए 3 महीने के अंदर अंदर, उसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कॉन्फ्लुएंट नेक्रोसिस ऑफ हेपेटोसाइट इज सीन अराउंड द सेंट्रल वेन्स, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फ्लुएंट नेक्रोसिस होगी। कॉन्फ्लुएंट नेक्रोसिस मतलब कि वो इतनी ज़्यादा नेक्रोसिस होगी जंक्शन पे, मतलब सारे तकरीबन हेपेटोसाइट जो है वो नेक्रोसिस में होंगे। उसके बाद तो बता रहे हैं कि उसमें हमें फाइबर्स जो है इन्फ्लेमेशन मिल रही होगी और हेपेटिक नेक्रोसिस जो है बहुत ज़्यादा हुई होगी, और फल्मिनेंट जो है ना वो ब्रीचिंग नेक्रोसिस। तो मतलब ये कि फल्मिनेंट हेपेटाइटिस है ना, तो इसका हाई मोर्टेलिटी रेट होता है एकदम से। जब एक्यूट फल्मिनेंट हेपेटाइटिस हो जाता है तो उसकी वजह से उसी वक्त जो है वो हेपेटिक फेलियर होता है और हाई मोर्टेलिटी रेट होता है इसका, क्योंकि 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है अच्छा 2 वीक्स के अंदर होता है, और सब एक्यूट जो होता है ना वो होता है 3 मंथ्स में, ठीक है। एक्यूट परमानेंट हेपेटाइटिस फल्मिनेंट होता है ना वो होता है 3 मंथ्स में। ये 2 वीक्स के अंदर अंदर जो है ना लिवर ख़त्म है इसमें, और बायोप्सी में हमें फाइब्रोसिस नहीं मिलेगी, बिल्कुल ठीक बात है। फाइब्रोसिस हमें लॉन्ग टर्म केस में मिलती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ये हेपेटोट्रोफिक वायरसेस की वजह से होता है, ये इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, हेपेटोट्रोफिक वायरसेस की वजह से ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। और जो हेपेटोट्रोपिक मीन्स के वो वायरसेस जो हमारे लिवर को ख़राब करते हैं उनकी वजह से, ठीक है। ज़्यादा माइकोटॉक्सिन जो मशरूम्स होते हैं मानेटा वगैरह, इसमें भी आपको पता है ये भी हमारे हेपेटोटॉक्सिक होते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें हमें फ्यू सेल्स में जो है सिर्फ नेक्रोसिस मिलती है, नहीं अभी हमने देखा कि कॉन्फ्लुएंट सेल्स जो होते हैं वो नेक्रोसिस में होते हैं, तो इसका ई आंसर होगा विच इज़ नॉट कंपैटिबल। विच ऑफ द लिस्टेड स्टेटमेंट्स ऑफ इस डायग्नोस्टिक ऑफ द बिलियरी सिरोसिस, हमने आगे भी देखा था कि प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस में क्या होता है टेबल में कि ये माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा ना आपका आंसर होगा ये ई वाला, कि इसमें क्या प्रेजेंस ऑफ आईजीएम टाइप एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट द बाइल डक्ट कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी बिलियरी कोलिंजाइटिस होता है ना ये एक्चुअली होता है इसमें, ठीक है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होता है। और इसको बिलियरी सिरोसिस इसलिए कह रहे हैं कि पहले इसको बिलियरी सिरोसिस कहा जाता था और अब नहीं कहा जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट कमेंसुरेट विद द कार्सिनोमा ऑफ द पैंक्रियाज। तो कार्सिनोमा ऑफ द पैंक्रियाज जो है ना वो आपका है मैं आपको उधर से बताती हूँ, ये जो आपका है लिवर पैथोलॉजी है ना पैथोमा वाली, उधर से आपको बताती हूँ कि जो पैंक्रियाज का कैंसर है अगर आप उसको खोल के देखें तो उन्होंने उसमें बताया हुआ है कि इट इज़ मोस्ट कॉमनली एडिनो कार्सिनोमा। बिल्कुल एडिनो कार्सिनोमा जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि विचुअली ऑल कार्सिनोमाज अराइज इन द एसिनार एपिथेलियम, तो ऐसी कोई बात नहीं होती, और ये माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है, तो इन्होंने ये बताया हुआ है। आपका पेज नंबर है रॉबिन्स का 689, ठीक है, 689 आपका पेज है। उसमें इन्होंने बताया हुआ है समरी में कि कार्सिनोमास ऑफ द टेल ऑफ द पैंक्रियाज आर ऑफन नॉट डिटेक्टेड अंटिल लेट इन देयर कोर्स, ठीक है, मतलब कि लेट डिटेक्ट होते हैं तो इस वजह से ज़्यादा इन्वेट करते हैं ना। और दूसरा ये कि क्लिनिकल फीचर्स में इनका ये है कि माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कॉज करता है जिसको हम ट्रोसिया सिंड्रोम कहते हैं। तो इसका ये है कि आंसर इसका क्या होगा, मोस्ट कॉमनली एडिनोकार्सिनोमा है, बिल्कुल ठीक बात है। माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कॉज करता है, बिल्कुल ठीक है। हेड ऑफ पैंक्रियाज में अराइज करता है, बिल्कुल ठीक बात है। डिस्टेंट मेटास्टेसिस की टेल ऑफ पैंक्रियाज की वजह से होती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन विचुअली ऑल कार्सिनोमाज अराइज इन द एसिनार एपिथेलियम, तो ये नहीं है, एपिथेलियम में नहीं है, ये हमारी एडिनोकार्सिनोमाज है, ठीक है। बायोप्सी ऑफ द फंजेटिंग मैस इन द एसोफेगस, ये हमने पहले भी किया था कि मतलब कि क्या है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस जो है वो किस वजह से होता है, बेयरर्स एसोफेगस की वजह से। मैसिव इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन जो है ये किस में होगी और किस में नहीं होगी, मलेरिया में होगी, लिशमेनियासिस में होगी, थैलेसीमिया मेजर में होगी, CML में होगी, लेकिन ये प्लास्टिक एनीमिया में नहीं होती। ये प्लास्टिक एनीमिया में स्प्लीन की इनलार्जमेंट नहीं होती, ठीक है। तो इसका ये आपको 458 पेज पे मिलेगा ब्लड के चैप्टर में कि ए प्लास्टिक एनीमिया डज नॉट कॉज द स्प्लीनोमेगैली। क्लिनिकल फीचर्स में लिखा हुआ है। इसके अलावा जो स्प्लीनोमेगैली आपका अलग से भी टॉपिक है ब्लड के अंदर, बिल्कुल लास्ट पेज पे है,
ठीक है। उसमें उन्होंने लिखे हुए हैं कॉजेज़ ऑफ स्प्लीनोमेगैली, तो वो आपका यूक्यू भी बनता है 492 पेज पे। तो उसमें उन्होंने बताया कि स्प्लीनोमेगैली में कॉजेज़ होते हैं माइलोप्रोलिफरेटिव न्यूप्लाज़म्स अगर हों, जिसमें CML है, CLL वगैरह है, मलेरिया है। मॉडरेट स्प्लीनोमेगैली में एक्यूट ल्यूकीमियाज़ हैं, थैलेसीमिया है, और माइल्ड में कुछ इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस SLE वगैरह है। मतलब इन्फेक्शंस के केसेस में भी स्प्लीनोमेगैली हो रही होती है। तो CML में भी होता है, मलेरिया में भी, लिशमेनियासिस में भी, थैलेसीमिया मेजर में भी, लेकिन प्लास्टिक एनीमिया में स्प्लीनोमेगैली नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हमारी बोन मैरो जो है वो उसमें से सेल्स जो है वो नहीं बन रहे। विच सीरोलॉजिकल मार्कर ऑफ द HPV इंडिकेट्स द रिकवरी, हमने पहले भी किया था कि अगर सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए। 45 ईयर्स ओल्ड इन्फेंट डेवलप सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर। अब पॉजिटिव है उसके अंदर सरफेस एंटीजन, तो उसकी मदर जो है उसके अंदर क्या होगा, क्यूट केस है ना। तो क्यूट केस में हमने पहले भी देखा था कि क्या होता है, सरफेस एंटीजन और जो इन्वेलप एंटीजन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं दोनों। ठीक है, और इन एक्यूट केस है तो HPS हाल ही जो है वो पॉजिटिव नहीं है, और HBE एंटीबॉडी पॉजिटिव नहीं होगी। मदर इन्फेक्टेड विद म्यूटेंट नहीं, जो है सरफेस कोर एंटीजन नहीं। एक्यूट केस में तो हमारी दोनों एंटीजन्स पॉजिटिव होती हैं। फिर ये सारा पढ़ने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि एक 64 ईयर ओल्ड मेल है, उसको राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन थी और उसको HCV पॉजिटिव है, मतलब हेपेटाइटिस C पॉजिटिव है 20 साल से। अब वो अपनी कोई मेडिकेशन नहीं ले रहा। अब जो है उसकी डिक्रीज एपिटाइट होना शुरू हो गई है, फटीग हो रही है उसे तो कुछ महीनों से। बायोप्सी में हमें जो है ना बाइल मिला है और एटिपिकल लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो एटिपिकल लिम्फोसाइट्स मिल रहे हैं, और ट्यूमर मार्कर जो है वो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, अल्फा वीटो प्रोटीन। ठीक है, कैंसर को आपने चेक करना है, अब उसकी ट्यूमर मार्कर को चेक करना है। पैथोजेनेसिस ऑफ पैंक्रेटाइटिस कौन सा एंजाइम एक्टिवेट करता है, बाकी सब एंजाइम्स को ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, पैथोमा में ये आपका लिखा हुआ है, जो पैंक्रियाटिक आपका है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले एक्चुअली क्या होता है, ट्रिप्सिन एक्टिवेट होता है। प्री मेच्योर एक्टिवेशन ऑफ द ट्रिप्सिन लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ अदर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स ऑन द पेज नंबर 115। ठीक है, आउटब्रेक्स ऑफ द एक्यूट हेपेटाइटिस हो गया जुलाई एंड अगस्त में। सीवेज एंड ड्रिंकिंग वाटर नहीं सही था। इन सब में एंड पे पता चल रहा है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स जो है ना वो पॉजिटिव थी हेपेटाइटिस। तो प्रेग्नेंट फीमेल हमेशा याद रखना है, हेपेटाइटिस E वायरस जो होता है ना वो प्रेग्नेंट फीमेल्स को इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रोनिक हेपेटाइटिस द मोस्ट लाइकली टू अकर आफ्टर एक्यूट इन्फेक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया कि C वाला होता है। 45 ईयर्स ओल्ड फीमेल प्रेजेंट्स द A साइट्स, और उसके अंदर फ्यूज पोर्टल ट्रैक ब्रिजिंग फाइब्रोसिस हुई हुई है, नोड्यूलर रीजनरेशन हुई हुई है। ठीक है, नोड्यूलर रीजनरेशन हमेशा आपको लेके जाएगी सिरोसिस की तरफ। ठीक है, डिफ्यूज पोर्टल ट्रैक ब्रिजिंग फाइब्रोसिस, मतलब बहुत देर से फाइब्रोसिस हो गई है ना, क्रोनिक चल रहा है सब कुछ, नोड्यूलर डिजनरेशन हो गई है। ठीक है, नेक्रोसिस है, कोलिस्टेसिस है, तो ये सारा क्या है, सिरोसिस की तरफ है, नोड्यूल्स आपको मिल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद 39 ईयर्स ओल्ड मेल कम्स टू यू विद OPD विद ऑफ एन ऑन एपी गैस्ट्रिक पेन फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है ना हमने कहा है कि है उसको। तो बायोप्सी हम कहाँ से लेंगे, पेप्टिक अल्सर जो है वो एज पाइलोराई कहाँ पे इन्फेक्ट करता है, गैस्ट्रिक का जो बिल्कुल लोअर वाला रीजन होता है गैस्ट्रिक एंट्रम में, तो यहाँ से लेंगे ना, ये तो पता होना चाहिए आपको। मोस्ट फ्रीक्वेंट इसोफेजियल मैलिग्नेंसी कौन सी है, स्क्वेमस है। ठीक है, ये हमने पहले देखा था। 60 ईयर्स ओल्ड फीमेल जो है 3 मंथ्स हिस्ट्री है, उसको इंटरमिटेंट बर्निंग सबस्टर्नल एंड रेट्रोस्टर्नल पेन रेडिएटिंग टूवर्ड नेक। ठीक है, बर्निंग जो है उसे ठीक हो जाती है एंटीएसिड्स लेने की वजह से, मीन्स अंदर एसिडिटी हुई हुई है ना। कोई रिलेशनशिप ऑफ सिम्टम्स नहीं है टू एक्सरसाइज और एक्सर्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी कंसिडर्ड विद DD। तो DD क्या होगा, एसिड रिफ्लक्स। ठीक है, बाकी तो नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद आता है स्लिवरी ग्लैंड कौन सा है, विच स्लिवरी ग्लैंड इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट फॉर द ट्यूमर इन्वॉल्वमेंट, पैरोटिड। ठीक है, पैरोटिड में सबसे ज़्यादा ट्यूमर इन्वॉल्वमेंट होती है। मिडिल एज फीमेल प्रेजेंट द डीरेंज्ड लिवर फंक्शन टेस्ट, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज आर ऑल्सो पॉजिटिव। तो बायोप्सी में हमें जो है ना इंटरफेस हेपेटाइटिस मिला है, प्रोमिनेंट प्लाज्मा सेल्स मिल रहे हैं। तो प्लाज्मा सेल जो है प्रोमिनेंट मिल रहे हैं ना, तो ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होगा। ठीक है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में क्या होगा, वी विल बी हैविंग द प्लाज्मा सेल ज़्यादा होंगे। तो पेज नंबर 451 पे आपको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में क्या होता है कि ऑटो इम्यूनिटी होती है ना हमारे वो हमारे जो है हेपेटाइटिस कॉज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक चीज़ क्या होती है, प्लाज्मा सेल्स प्रीडोमिनेंस, इसकी मॉर्फोलॉजी में लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या है, हेपेटोसाइट रोजेट्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये वाला पेज बिल्कुल ही अजीब इन्होंने रखा होते हैं। एक तो 25 ईयर्स ओल्ड फीमेल स्मोकर है और उसे कंप्लेंट्स हैं डिफ्यूज़, ये लास्ट पेज रह गया, शुक्र है। अच्छा, उसको जो है कंप्लेंट्स हैं डिफ्यूज़ एब्डोमिनल पेन की,
डिस्टर्ब बाउल हैबिट्स की प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड म्यूकस है उसके स्टूल में, वेट लॉस है, और शार्पली डिमार्केटेड डीप अल्सरेशन म्यूकोसा, डीप अल्सरेशन, ठीक है, एपिथेलॉइड ग्रैनुलोमा, क्रिप्ट एब्सेसिस, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स। तो जब डीप चला गया ना, और तो क्या होगा, ये क्रोहन्स डिजीज़ होगी, ठीक है। और बाकी सारे वो ब्लड एंड म्यूकस वगैरह भी आ रहा है। 65 ईयर्स ओल्ड मेल है, प्रेजेंट्स विद द बिकॉज पैल्पेबल मैस है उसके लेफ्ट क्लेविकल के ऊपर विचोज नोड्स हैं। तो ये पहले भी हमने देखा था, लेफ्ट क्लेविकल के ऊपर जा रहा है, एपिगैस्ट्रिक प्रॉब्लम चल रही है, मेटास्टेटिक एडेनोकार्सिनोमा हमें पता चला है, ठीक है। तो कौन सा ऑर्गन जो है उसको सस्पेक्ट करना चाहिए प्राइमरी ट्यूमर के लिए, स्टमक, ठीक है। तो स्टमक जो है उसको हमें करना चाहिए। अच्छा, विरकोज नोड्स हमारे जो सुपर क्लेविकुलर नोड्स होते हैं ना उसमें ज़्यादातर होता है, और ये स्टमक कैंसर्स जो है उसके लिए होते हैं। एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी ऑफ द पेशेंट विद एक्यूट एब्डोमेन डेमोन्स्ट्रेट लॉन्ग लूप ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डार्क हो गई है। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जा रही है, डार्क टू ब्राउन एडिमेटस अपीयरेंस है। पेशेंट हिस्ट्री ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, lesion ends abruptly on both the distal and proximal edges. Which of the following diagnosis suggested by this appearance? तो ये क्या होगा, ischemic bowel disease,